रूस यूक्रेन की तरफ ही सर पहले चलते हैं, क्योंकि लगातार ये मामला और गर्माता चला जा रहा है। एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ बमबारी भी तेज हो रही है। यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, लेकिन रूस का दावा है कि उसको विफल कर दिया गया। यह युद्ध अब किस दिशा में बढ़ रहा है? इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के संबंध में भारत का नाम उन 3 देशों में शामिल किया था जिनसे वह लगातार संपर्क में है। साथ ही NSA अजीत डोवाल भी ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस जाने वाले हैं। इसे कैसे देखते हैं आप सर? नीरज जी, देखिए तो ज्वलंत एक्चुअली है इस समय जी, और ज्वलंत इसलिए हो गया है ये लड़ाई क्योंकि ये और बढ़ रही है और किसी को इसका एंड अभी समझ में नहीं आ रहा है जी, कि कैसे होगा। अभी कई चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं। आप देखिए, ड्रोन अटैक की बात है। जी, अभी हालात ये हैं यूक्रेन के, हमने देखा हुआ है कि उनके पास हथियारों की कमी है, वेपन्स नहीं है, एमिनिशन नहीं है, गन्स का एमिनिशन नहीं है, रॉकेट एमिनिशन नहीं है, मिसाइल्स की कमी है। यहाँ तक आप देखिए उनके पास जो लेपर्ड और चैलेंजर टैंक्स आए थे जी, उनको भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पाए आगे। जी, उसके अलावा जहाँ तक इनके पास मैन पावर का सवाल है वो भी कम है। जी, यहाँ हालत ये हो गई है यूक्रेन की कि वहाँ पर ये मोबिलाइजेशन कर उन्होंने किया, कुछ साल के लिए होते हैं लोग, फिर वो वापस जाते हैं, वापस उनको जाने नहीं दे रहे हैं, उनके घर वाले पूरे नाराज हैं। यहाँ तक कि जो इनके ऑलरेडी कैजुअलिटी हो गए हैं, जो घायल हो गए हैं, उनको भी जो है वापस नहीं भेज रहे हैं। जी, तो काफ़ी कमी इनके पास है मैन पावर की। और बीच बीच में रिपोर्ट आई है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। जी, अब इनके पास जो दूसरा कर्स्क में गए थे जी, और आपको ध्यान है कि हम लोगों ने दर्शकों से बताया था लगातार कि देखिए कर्स्क में आ तो गए बीच में, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे और वही चीज़ हो रही है इस समय जो है कर्स्क में। अब देखिए कोई न्यूज़ यूक्रेन की नहीं आ रही है कि कितना आगे पहुँचे हैं, कितने लोग गए हैं। रूस ने पहले ही 1 हफ्ते में बता दिया था कि उन्होंने 5000 इनके सैनिकों को मारा है, रोक दिया था। और हमने ये भी कहा था कि पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। वो चेचनिया भी गए, मंगोलिया भी गए, ऐसे विजिट करते जा रहे हैं और अपने ऑपरेशन को किए जा रहे हैं। खार्किव जो साउथ डोनेट्स्क रीजन का है और पोकोर्स्क का जो इलाका है, तो उनमें जो इन्होंने सोचा था कि शायद पुतिन यहाँ अपनी सेना ले आएंगे दूसरी जगह से, प्रेशर वहाँ कब होगा वो हुआ नहीं, उनको रोक दिया इन्होंने। अब जो है उनको पूरा ये उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बना लिए हैं इनके सैनिकों को। तो उनको जो है ये पूरा उन्होंने 1 अक्टूबर की डेट रखी है कि पूरा इनको इनहेलेट करेंगे, वहाँ से निकालेंगे, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो फेल हो गया। तो नाटो की जो स्ट्रेटजी थी उसकी वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। अब ये कहा जा रहा है कि वो किसी और जगह भी अंदर जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ से? उनके पास तो है नहीं सामान। अब रह गया टोटल ड्रोन्स। अब ये ड्रोन वॉरफेयर देखिए नई चीज़ें और काफ़ी आगे चलेगी। और ड्रोन वॉरफेयर में सबसे जो बड़ी कामयाबी जरूर हासिल की है यूक्रेन ने। पहले देखिए कामयाबी तो रूस का था और रूस ने ईरान से जो है काफ़ी अलशायद जो ड्रोन्स लिए थे उनको उन्होंने बहुत ही इस्तेमाल किया। कामाकाजी ड्रोन्स उनको बोला जा रहा था, तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थे। अब जो है बहुत, चूँकि इनको कुछ मिल नहीं रहा था, एमिनिशन भी नहीं मिल रहा था, वेपन्स नहीं मिल रहे थे और इनके पास वैसे ही कमी है, तो इन्होंने ड्रोन्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया यूक्रेन ने खुद। और इनके जो कुछ जो अपकमिंग जैसे हमारे MSMEs हैं उस टाइप के कंपनीज ने बहुत इसमें आगे आए और नाटो ने भी उनकी मदद की। और ये छोटे मोटे जगहों से, इनफैक्ट ये देखिए जो लकड़ी के कारखाने हैं या वो सामान बनाने की कंपनी है, वहाँ पर जा कर के ये बना रहे हैं ड्रोन्स और बहुत सस्ते बना रहे हैं। जो हज़ारों लाखों के ड्रोन्स थे वो ये 2000 से लेकर के $10,000 में बना ले रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने उसमें तो ज़रूर कामयाबी हासिल कर ली है। अभी तक मतलब लो तो नहीं, डिस्टेंस वाइज मैं कहूँगा 200-250 किलोमीटर तक के बनाए इन्होंने और अभी उससे आगे भी बना रहे हैं कि ये 1500 किलोमीटर तक भी भेज सकते हैं। और जो कर्स्क में गए हैं, कुर्स्क रीजन में, और बाकी भी जिनके जो कुछ लोग अंदर है रशा के, वहाँ भेज करके ये मॉस्को तक
पहुंच गए और मॉस्को देखिए वहाँ से जहाँ से इन्होंने अभी अटैक किया है ड्रोन्स का 140 या 150 ड्रोन जो भेजे थे, उसमें मॉस्को वहाँ से 450-500 किलोमीटर के आसपास है जी। तो वहाँ जरूर गए हैं ड्रोन्स। लेकिन देखिए ड्रोन्स का वॉरफेयर ये है कि आप एक साथ काफ़ी ड्रोन्स भेजते हैं और उस समय कितने मार गिराए जाएं वो मुश्किल हो जाता है कि कुछ तो निकली जाते हैं। और रूस ने कहा है कि तकरीबन 80 से 90% उन्होंने ड्रोन्स मार गिराए, लेकिन कुछ ड्रोन जरूर गए और करीब 13-14 ड्रोन्स जो गए हैं। तो इन्होंने अभी जो टारगेट किया है वो एयरफील्ड टारगेट की, जो पहले नहीं होता था, इसलिए 3 हवाई अड्डे इनके ठप रहे हैं जी। 1-2 और मल्टी स्टोरेज पर गिरे हैं, एक ऑयल इंस्टॉलेशन पर भी गिरा था डिपो पर। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो ज़रूर है कि वहाँ तक ये पहुँच गए, लेकिन उस कामयाबी मिलेगी वो नहीं, क्योंकि ड्रोन से एक्सप्लोजिव बहुत कम होता है, मैक्सिमम 20, 25, 30 kg आप डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता जी। जो उसके। और दूसरी चीज़, जहाँ एक बार अटैक करते हैं उसके बाद पुतिन जो है उनके पास डबल इनका नुकसान करते हैं जी। हर बार यही हुआ है। तो इनके पास देखिए उससे पहले भी जितने अटैक्स हुए थे बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ था। हाँ, एक ज़रूर ये चीज़ होगी कि इनको थोड़ा मॉरल ग्राउंड अपने लिए ये बना रहे हैं कि हम जो है ये कर सकते हैं, रूस के अंदर लड़ाई ले जा सकते हैं, वो एक चीज़ इन्होंने बोली है। लेकिन सस्टेन कर पाएंगे नहीं, देखिए वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कर पाएंगे नहीं। और आप ले भी गए, कुछ नुकसान अगर रूस का हुआ उस जगह पर, थोड़ी रूस के जनता में थोड़ा सा ये डर आ गया, उनको अफरा तफरी की भाई ये हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान अगर हो जाएगा यूक्रेन में तो मिलेगा क्या ओवरऑल। जी। तो इस तरफ जो कहते हैं वाहवाही लूटने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इस वजह से जो है अब इन्होंने एक ड्रोन जो बनाई है 2-3, जो कि कहते हैं कि आगे चल कर के उसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक FPV है, फ्री प्रीव्यू व्यू करके ड्रोन है, लेकिन ये इन्होंने मजबूरी में बनाई है शॉर्ट डिस्टेंस कि आर्टिलरी के एम्यूनिशन नहीं है, रॉकेट के एम्यूनिशन नहीं है, तो ये छोटे मोटे जो ये हमले भी उसके थ्रू ये कर रहे हैं। तो उसी ड्रोन से ही ये ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपनी कमी एक भी उसको कवर करना चाहते हैं और दूसरा ये दिखाने के लिए कि वहाँ तक ये पहुँच सकते हैं जी। तो वही देखिए 10 और 11 जो इस महीने परसों मंदरसों की जो 2 दिन के बीच इन्होंने किए थे करीब 140-50 ड्रोन्स, उसमें 80 से 90% तो निष्क्रिय कर दिए गए, रूस ने कर दिया, बट ज़रूर कुछ आए हैं। बट ये भी नहीं है कि रूस को इससे डर नहीं है, आगे अगर किसी और चीज़ पर चला जाए और मुश्किल हो जाएगा इनका, और अगर इस मात्रा में आएंगे तो थोड़ा बहुत इनका नुकसान होता रहेगा, तो इनकी भी पॉपुलेशन में वो चीज़ आएगी यूक्रेन जो है ये नुकसान कर रहा है, तो उसको रूस ने देखना पड़ेगा और ज़रूरी है कि रूस देखेगा। लेकिन रूस अपने एडी जो एयर डिफेंस एलिमेंट्स हैं उनको इसमें नहीं लगा सकता, क्योंकि ये छोटे मोटे टारगेट्स हैं, इसमें खर्च करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ज़रूर वेट करेगा इनके जो मुख्य जो मिसाइल्स और बाकी चीज़ें हैं जिसकी अभी इनके पास आनी हैं उनके लिए। तो ये अभी ड्रोन्स का जहाँ तक वहाँ पर है, लेकिन ये देखिए उसी समय इन्होंने भी करीब 8-9 रीजन्स पर इन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, तो बहुत कम पर ही अगर देखा जाए उस मामले में कि उतना नुकसान हासिल कर पाए हैं या हुआ है। तो जहाँ तक रूस का है, आप देखिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने इतना ज़्यादा डैमेज खार्किव पर, देखिए खार्किव पर उन्होंने इनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने जो है टारगेट किया, जहाँ कहा जा रहा है कि 80 से ऊपर लोग मारे गए सैनिक, एक्चुअल ज़्यादा हो सकता है जी। तो रूस जो है पुतिन जब लेते हैं तो मतलब अपना बदलाव ज़्यादा उसमें लेते हैं। तो ये जो है इनके वेपन्स और एम्यूनिशन डिपो पर, वहाँ पर भी उन्होंने फायर करके काफ़ी कुछ डैमेज किया है। अभी जो पोकोर्स्क का रीजन है, पोक्रोस्क आप देखिए हम बात कर चुके हैं, उसकी एक मेजर हब है उनका मेजर एक लॉजिस्टिक्स और वो कम्युनिकेशन हब है, मतलब वहाँ कई रूट्स आते हैं और मेन रूट है सप्लाईज से लेकर के ट्रांसपोर्ट का वहाँ से, और इवन चारसेव जो इनका एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वहाँ के बिल्कुल तकरीबन 10-12 किलोमीटर में एक गांव पर से उन्होंने और ले लिया है, और ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में पहुँच गए हैं और कभी भी वहाँ कैप्चर कर सकते हैं। यूक्रेन ने ऑलरेडी उस शहर को पूरा खाली कर दिया है। तो
पुतिन तो इससे रुक नहीं रहे हैं, इनके ये जो भी कर रहे हैं, चाहे ड्रोन्स भेज रहे हैं, चाहे कर्स्क जैसी जगह में जा रहे हैं जी, वो तो अपने जो एम ले रखे हैं उसी पर चले जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खार्किव में भी वही हो रहा है, खार्किव के तकरीबन 20-25 किलोमीटर के नज़दीक पहुंच गए जी। हैं और जहां आर्टिलरी रेंज में पहुंच जाएंगे और ज़्यादा नुकसान होगा। जी, तो ये जो चीज़ें हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये मैं मानता हूं कि नाटो और यूक्रेन ने मिल करके रूस के कुछ वीक पॉइंट्स को एनालाइज कर लिया है और वो उन्हीं वीक पॉइंट्स पर या वीक एरियाज में जैसे कर्क रीजन है या उन्होंने उन जगहों को टारगेट किया ड्रोन से। तो ये एक चीज़ उन्होंने किया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि रिटेलिएशन जो है, जवाबी कार्रवाई रूस ज़्यादा कर रहा है, उसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो वो चीज़ भी इनको सोचना पड़ेगा। और अभी यही देखिए पूछा जा रहा है कि क्या उनको रूस के अंदर जा कर के वहाँ ड्रोन लगाएं या ड्रोन्स का अटैक करें, या उन इलाके में जो इनके इलाके हैं जहाँ रूस आ गया है वहाँ ड्रोन्स और बाकी हथियार लगाएं जी, अपने ट्रुप्स को लगाएं कि वो अपना इलाका लें। जी, तो वो चीज़ अभी डिबेटेबल है, जो कि इन्होंने कुछ सोच के किया। कर्स्क में देख लिया हमने कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये अपने इलाके में लगाए होते तो रूस इनके पोक्रोस्क रीजन या खार्किव को इतना नज़दीक नहीं आता। ये भी एक चीज़ है। तो ये चीज़ इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। और देखिए अभी इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि एम क्या है, अभी धीरे धीरे इनके दिमाग में आ रहा है, पीस की भी बात चल रही है दोनों तरफ से कि पीस होनी चाहिए। और पीस में ये कहा जा रहा है कि हम रूस के अंदर घुस गए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ताकत है रूस के अंदर लड़ाई ले जाने के लिए, उनका इलाके के लिए, और जब हम बैठेंगे टेबल पर तो हम कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन क्या बारे में अगर वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा डिमांड लें अपनी रूस से, तो क्या पुतिन तैयार होंगे? जी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए कोई ख़ास इनको मिला नहीं है, फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, मोराल ज़रूर थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। देखिए अगस्त में एक सर्वे हुआ था यूक्रेन में, उससे पहले फरवरी मार्च में जेलेंस्की की जो रेटिंग थी, जो उनका एक्सेप्टेंस था विद इन यूक्रेन, वो तकरीबन उस समय 63% था। अब 40-45% आ गया है, क्योंकि लोग फेडअप हो गए हैं, वॉर वेरी थक गए हैं लड़ाई से। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अभी ये बंद होना चाहिए। और ये इनको खुद तब समझ में आएगा कि अगर ये दोनों इलाके अगले हफ्ते 10 दिन में, अगर ये एक पोक्रोस्क का इलाका चला गया और कुछ महीनों में लेट से खार्किव चला गया, तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं जी, क्योंकि दो मेजर जो इलाके उनके पास चले जाएंगे। और इनके पास देखिए डिस्ट्रक्शन कितना, मतलब इनका 75 से अभी 80% मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, कुछ है ही नहीं है जी, 60 से 70% लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, निकली गए, है नहीं। तो लड़ाई किसकी हो रही है? जी, सबसे बड़ी चीज़ तो एक ये भी है। और जहाँ तक रूस का सवाल है, वो अपने मिसाइल्स उसको मिल रहे हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स मैक्सिमम यूज़ कर रहा है। उसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान से ली हैं, एमुनिशन जो है नॉर्थ कोरिया से, और कुछ मिसाइल्स भी आ रही हैं जी। उन्होंने भी अपनी वॉर मशीनरी इतनी ज़्यादा कर ली थी पिछले 1 सालों में कि अब उनके पास कमी नहीं है हथियार एमुनिशन की। इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है जी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनको अपने को जो एरिया इनका गया है उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां रूस आगे बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए जी। तो ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। जहाँ तक पीस टॉक्स की बात की आपने सवाल, जिसमें अभी ब्रिक्स मीटिंग की भी बात हुई, देखिए अभी तक कोई ऐसा वो नहीं था किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो दोनों जगह गया, जी। रूस में भी और यूक्रेन में भी, और जबकि दोनों जगह जा करके हमारे प्रधानमंत्री ने यही कहा कि हम न यूक्रेन के साथ हैं और न रूस के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं जी। हम शांति चाहते हैं, शांति के पक्षधर हैं, दोनों में से किसी के पक्षधर नहीं हैं। और वो तो उन्होंने बहुत पहले पुतिन के सामने बोल रखा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जी। तो ये तो चीज़ जिन्होंने पहले कर दी थी और अब इसमें लेके गए थे, और देखिए दोनों जगह की यात्रा सफल रही। जी। क्योंकि आने के बाद
बाकी चीज़ हम बात कर चुके हैं। आने के बाद यूक्रेन, जेलेंस्की ने भी बोला था कि हम अगली पीस कॉन्फ्रेंस भारत में कर सकते हैं जी। उसके कुछ दिन बाद देखिए इटली की प्रधानमंत्री ने भी, मेलोनी में भी बोला कि भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है इसमें, शांति में और पीस में, दोनों में। इन्होंने, पुतिन ने भी देखिए 3 दिन पहले बोला है अभी जी कि वो भी बातचीत के लिए आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं इन द सेंस कि रूस जो है उसमें भागीदारी कर सकता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं कुछ जो कि चल रही हैं। और देखिए बैक चैनल तो चल रहा था पिछले महीने की, आप पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट ने ही निकाल रखा था कि ये बैक चैनल बात चल रही थी वहाँ। उससे अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले रियाद में, यूएई में एक मीटिंग हुई थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी जिनको लेकर के, लेकिन इसके बावजूद देखिए लड़ाई रुकी नहीं थी जी। पुतिन कभी कम नहीं हुए, एग्रेसिव जितने थे वो रहे। फाइटर्स हो चेचनिया और मंगोलिया से अगर ले करके और आ जाएंगे बीच में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। तो ये जो है ये चीज़ साथ में चलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको याद हो, टर्की ने भी कोशिश की मीडिएशन की, बीच बचाव की, कुछ नहीं हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। यूएई ने, कतर ने की, और ये भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर तो इनके POWs के एक्सचेंज भी करा चुके हैं, लेकिन पीस वाली बात आगे नहीं बढ़ पाई कभी जी। चीन ने भी कुछ पॉइंट्स अपने ले आए थे, वो भी था कि हाँ हम भी इसमें बात करेंगे, लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि यूक्रेन के विदेश मंत्री गए थे चीन में, बातचीत हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई बात कि ये चीज़ न पुतिन कुछ कहे और ना जेलेंस्की ने कहा कि हम इन चीज़ों पर आगे बढ़ के बात कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बैक चैनल तो अपनी जगह था, लेकिन ये तो डायरेक्ट 1-to-1 बात हो गई जो हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर ये बात आगे बढ़ेगी और पूरा समाधान तो खैर जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ शांति प्रस्ताव हो जाए, युद्ध रुक जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें जो आपने अभी कहा, इससे देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान न जेलेंस्की को है न पुतिन को हो रहा है, लोगों का हो रहा है। रूस का उतना नहीं हो रहा है जितना कि इनका हो रहा है यूक्रेन में, जितना यूरोपियन यूनियन का हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में देखिए हथियार में कितने ज़्यादा वो आगे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। और अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने खुद ही बोला था, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, कि यूरोप जो है बहुत ज़्यादा हथियार बाहर से खरीद रहा है और उसमें तकरीबन 60-65% जो है अमेरिका से आ रहा है। अपना जो इनका बेस है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब तो आप समझ लीजिए कि फ़ायदा किसका हो रहा है। तो ये अब ये चीज़ समझ में सबके आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि सब सोच रहे होंगे पीस के बारे में। और जो आप कह रहे हैं ब्रिक्स समिट जो होने वाली है, उसमें ज़रूर ये बात आएगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये बातें होगी और ये चीज़ और आगे बढ़ेगी। NSS भी, वहाँ NSS की भी मीटिंग हो रही है, सभी देशों के, ब्रिक्स के देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलेंगे। हाँ, एक प्रश्न चिन्ह मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे NSA और चीन के NSA क्या बात करते हैं। सिर्फ यूक्रेन और रूस की बात होती है या अपनी भी बात होती है, वो एक ज़रूर प्रश्न चिन्ह रहेगा। और अगर होगी तो मुझे लग रहा है कि बात तो वहाँ ज़रूर होगी। तो इसके साथ अभी देखिए US इलेक्शंस हुए, अभी क्या बात हुई, अभी कल ही ट्रंप और कमला हैरिस में जो डिबेट हुआ था, कोई ख़ास उसमें चीज़ नहीं आई। एक दूसरे को जरूर उन्होंने ब्लेम किया। और यहाँ तक अगर आप देखिए तो कमला हैरिस ने तो यहाँ तक ट्रंप को बोला कि पुतिन तो ऐसे हैं कि आपको डिनर में खा जाएंगे, यहाँ तक का स्टेटमेंट था। तो उन लोगों से ऐसी कोई चीज़ आई नहीं कि इस मामले में कहा जाए कि वो शांतियाँ इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आई है तो सिर्फ 3 लोगों से आई है, जेलेंस्की, पुतिन और भारत। बिल्कुल। तो ये मुझे लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है। होपफुली सब ठीक रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें ब्रिक्स या उसके आसपास अच्छी खबर मिलेगी। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।